नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर से। भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने 4 भागों में बांटा था। वो 4 भाग हमने आपको बताए थे। हिमालय क्षेत्र, भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने 4 भागों में बांटा। हिमालय प्रदेश या हिमालय क्षेत्र कह लो। दूसरा हमने देखा उत्तर का विशाल मैदान। 4 भागों में हमने भारत के भौतिक प्रदेश को विभाजित किया। हिमालय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा कौन सा था? तटीय प्रदेश यानी तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ये 4 भाग हमने भारत के भौतिक प्रदेशों के रूप में देखे थे। आज हम पहला भाग पढ़ेंगे, हिमालय प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेशों में हम आज कौन सा भाग पढ़ेंगे? हिमालय प्रदेश को पढ़ेंगे कि इस वाले भाग से हमें कौन कौन सी जानकारियां हमारे कंपटीशन एग्जाम में आती है, उन्हें हमें किस तरह से याद रखना है, क्या क्या यहाँ पर ट्रिकें बनेगी, हमें किस तरह से याद करना है, ये चीजें हमें आज इस वीडियो में पढ़नी है। हिमालय प्रदेश, इसके बारे में कुछ जानकारी हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। तो सामान्य जानकारियां, विशेषताएं होती है, सत्य असत्य वाले सवालों में हमें किस तरह से पूछा जाता है, उनको हमने पिछले लेक्चर में देखा। आज हम हिमालय के वर्गीकरण को पढ़ते हैं। हिमालय का भी बाद में वर्गीकरण हुआ, इसे भी 4 भागों में हमने देखा। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, और फिर चौथा है शिवालिक हिमालय। ये 4 हमने ऊर्ध्वाधर भाग पिछले लेक्चर में हिमालय के लिख लिए थे। इसके बाद हम आज से हमें ये लेक्चर को आगे बढ़ाना है और सबसे पहला पार्ट हमें जो करना है वो है ट्रांस हिमालय। ये हिस्सा हमें आज पढ़ना है और इसको पढ़ेंगे। 2 पार्ट हम पढ़ेंगे हिमालय के, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। 4 पार्ट हमको मिले और ये उत्तर से दक्षिण की क्रम में होते हैं। ऊर्ध्वाधर क्रम में हमको 4 हिस्सों में हमने हिमालय को विभाजित किया। पहला पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। तो लेक्चर शुरू करते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। ट्रांस हिमालय क्या है, इसके बारे में कौन सी विशेषताएं हैं और यहां से सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं। इसकी पहली विशेषता, हिमालय से भी प्राचीन, हिमालय से भी प्राचीन, हिमालय से भी पुराना। ट्रांस हिमालय कैसा है? हमारा जो मूल हिमालय है उससे भी पुराना है। कैसे हो सकता है? सवाल तो वाजिब है ना कि किस तरह से ये वाला हिमालय, ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा है वो मूल हिमालय से पुराना है। ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हिमालय से भी पुराना है। यूरेशियन प्लेट का हिस्सा, इंडियन प्लेट का हिस्सा नहीं, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा। और सवाल भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है? कौन सा हिस्सा है? ट्रांस हिमालय वाला जो पार्ट है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, मैंने आपको बताया कि 2 प्लेटें टकराई। ये वाली नीचे की प्लेट जो थी इंडियन प्लेट, इधर की प्लेट जो थी वो थी यूरेशियन प्लेट। दोनों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये जो पार्ट है ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा है, ये इस यूरेशियन प्लेट का हिस्सा, याद रखिएगा। इसीलिए क्या है, ये हिमालय से पुराना है। इसका मतलब, पुराने से मतलब क्या है, ये हिस्सा जो है ना पहले ही थोड़ा बहुत निर्मित था और फिर हिमालय इससे आगे ये वाला इंडियन प्लेट आकर के जुड़ गई। याद रखिएगा, हिमालय से भी पुराना है और यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। वनस्पति रहित है। अगली विशेषता क्या रखोगे? ये हिस्सा वनस्पति रहित है। कारण क्या है? हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढकी यहाँ पर सतह है, तो ये वनस्पति रहित है और हिमाच्छादित। ठीक है। यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर आपको याद रखने हैं। इस हिस्से के प्रमुख ग्लेशियर कौन से हैं? प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं? सियाचिन, नाम सुना होगा आपने, सियाचिन, बियापू, हिस्पर और बाल्टोरा।
याद रखना पड़ेगा चारों नामों को आपको। ट्रांस हिमालय के भाग में जो ग्लेशियर है प्रमुख, उनका नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और बाल्टोरा। ये चार यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर हमें याद रखने हैं ट्रांस हिमालय के हिस्से के रूप में। हो जाएगा याद, इसको लिख लीजिए कॉपी में। इसके बाद देखते हैं यहाँ की पर्वत श्रेणियां। ट्रांस हिमालय के हिस्से में हिमालय का सबसे उत्तर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय कहलाता है। हिमालय से भी पुराना है, याद रखना है। यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। कल पिछला लेक्चर देखा था, उसमें हमने इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट देखी थी। तो ये जो हिस्सा है उस वाली प्लेट का एक ही हिस्सा है जो उस प्लेट का है। बाकी के तीनों हिस्से जो आगे हम देखेंगे ना, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, वो इंडियन प्लेट के हिस्से हैं। अगली विशेषता देखते हैं यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणियां, इसकी एक ट्रिक बनती है जो आपको आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय में जो पर्वत श्रेणियां हैं, ट्रिक से याद कर लेंगे इस चीज को अपन। पहले उनका नाम लिख लेते हैं। काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीन पर्वत श्रेणियां हैं और तीनों किसकी है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। एक ट्रिक बनती है इनसे, कालजा, कालजा। इन तीनों के पहले अक्षर को अगर मैं उठाऊं तो यहां से ट्रिक बनी कालजा। कालजा नाम आपने सुना होगा, मारवाड़ी में कालजा बोलते हैं उसको। वही ट्रिक यहां पर हमको याद करनी है, कालजा। कालजा नाम से हमको ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण याद हो जाए। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब थोड़ी इनकी एक एक करके विशेषता देख लें। काराकोरम श्रेणी का विस्तार कहां तक है? उत्तर से तो है ही, उत्तर में तो है ही, उत्तर से पूर्व तक तिब्बत में विस्तार है। पूर्व में तिब्बत तक इसका विस्तार है। तिब्बत तक विस्तार है किसका? काराकोरम श्रेणी। पूर्व में तिब्बत तक इसका विस्तार है। यहां इसे कैलाश पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत जब भी नाम सुनो, वो भी आपको काराकोरम श्रेणी का पूर्वी विस्तार के रूप में याद रखना है। ठीक है, इसके बाद लद्दाख है। लद्दाख में एक चोटी है, राकाकोसी चोटी। क्या नाम है? राकाकोसी चोटी। राकाकोसी चोटी तीक्ष्ण ढाल के लिए फेमस है। इसका ढाल जो है ना वो तीक्ष्ण है, काफी तीखा है, मतलब ऊंचाई लिए और तीखी पर्वत चोटी है राकाकोसी चोटी, याद रखेंगे। फिर हमको देखना है कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में से बहती है। सिंधु नदी, सिंधु नदी यहां भी लिख लीजिए इसको। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में से निकलती है। ये सिंधु नदी के बारे में होगा। यहां से जो नदी निकलती है उसका नाम है श्योक। काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच से नदी निकलती है, उसका नाम है श्योक। ठीक है, इस तरह से आपको इन चीजों को याद रखना है। ये मैंने राकाकोसी चोटी बताई, काराकोरम के बारे में हमने ये पढ़ा। एक और चीज याद रखनी है, केटू, जिसे हम गोल्डविन ऑस्टिन कहते हैं। गोल्डविन ऑस्टिन, ये पर्वत चोटी है ना, केटू चोटी, पर्वत चोटी, ये भी किधर है? काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। इस तरह से हमने ट्रांस हिमालय के बारे में जितनी जानकारियां थी वो देखी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन पर्वत श्रेणियां हैं। कालजा ट्रिक के साथ आपको याद करनी है। केटू, गोल्डविन ऑस्टिन जिसका दूसरा नाम है, ये किसका हिस्सा है? काराकोरम का हिस्सा है। कैलाश पर्वत भी काराकोरम का हिस्सा है। कहने का मतलब काराकोरम को तिब्बत की साइड में कैलाश पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। लद्दाख में राकाकोसी चोटी है जो काफी तीक्ष्ण चोटी है। जास्कर और लद्दाख के बीच में से सिंधु नदी बहती है। इतनी चीजें अपने को याद रखनी है। एक आएगा कारगिल, कारगिल भी इसी में है। कारगिल किसमें है? जास्कर पर्वत श्रेणी में कारगिल आएगा, फेमस है, कारगिल का युद्ध हुआ। तो ये चीजें हमने ट्रांस हिमालय के रूप में देखी। अब सबसे आखिरी में हमने देखा ना, देखो ट्रांस हिमालय, उसके बाद में महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच की जो पट्टी है, बीच की जो लाइन है, कहने का मतलब
ट्रांस हिमालय और महान हिमालय किस लाइन के द्वारा अलग होते हैं उसे सचर जोन या हिंज लाइन कहते हैं। ठीक है, सचर जोन या हिंज लाइन, सचर जोन या हिंज लाइन किसे कहते हैं? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली रेखा को, लाइन को काल्पनिक रूप से ही मानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सचर जोन या हिंज लाइन। ये लाइन भी आप लिख लीजिए। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को पृथक करने वाली लाइन सचर जोन या हिंज लाइन कहलाती है। ये वाली बात हमने ट्रांस हिमालय के रूप में देखी। इसके बाद में अगला पार्ट हम देखते हैं महान हिमालय। अगला जो पार्ट है हिमालय का दूसरा वर्गीकरण में दूसरा पार्ट महान हिमालय, इसके बारे में देखते हैं। इसको उच्च हिमालय भी बोलते हैं, इसको उच्च हिमालय भी हम कहते हैं। उच्च हिमालय भी इसका नाम है और 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। 6000 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, 6000 मीटर की ऊंचाई पर महान हिमालय हमें। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट मत बनाना है इसको कि 6000 आपने रट्टा मार लिया तो 6000 हमेशा बस गिनते गिनते जाना, ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि ये 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसको बर्फीला हिमालय कहते हैं, बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। क्यों? अधिकांश चोटियां बर्फ से ढकी होती हैं, अधिकांश चोटियां बर्फ से ढकी होती है, अधिकांश चोटियां इसकी बर्फ से ढकी होती है, इसलिए इसे हम बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। अधिकांश नदियां इसी भाग से निकलती है, अधिकांश नदियां यहीं से निकलती है, अधिकांश नदियां यहीं से निकलती है, अधिकांश ग्लेशियर यहीं पर है, अधिकांश ग्लेशियर यहीं पर है। ये हमें महान हिमालय की एग्जाम्पल मिल रहे हैं। 6000 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, और बर्फीला हिमालय इसको कहते हैं। जल संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अधिकांश नदियां निकलती है, गंगा यमुना आदि नदियां यहीं से निकलती है, ठीक है। इसका विस्तार आपको जो मेन हिमालय का विस्तार है ना, जो आपने पिछली बार पढ़ा था, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक, यही मुख्य विस्तार इस महान हिमालय का है। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक ये जो विस्तार हमने पिछली बार जब हिमालय पढ़ना शुरू किया था, वही विस्तार इसका भी है। मुख्य हिमालय इसी को माना जाता है। 6000 मीटर की ऊंचाई और अधिकांश चोटियां बर्फ से ढकी रहती है, नदियां यहीं से निकलती है। जल संसाधनों की दृष्टि से यहाँ पर काफी ये अच्छा है क्योंकि ग्लेशियर सारे के सारे यहीं पर है। इस बात को भी याद रखिएगा। ये हमने देखा महान हिमालय, अधिकांश चोटियां, मतलब यहाँ पर चोटियां भी खूब सारी, पर्वत चोटियां भी यहीं पर पाई जाती है, तो खूब सारी चोटियां यहाँ पर पाई जाती है। ये हमने महान हिमालय के लिए देखा। कोई बड़ी जानकारी यहाँ से अपने को हैरान करने वाली चीज यहाँ से नहीं मिलती, पर जो पर्वत चोटियां है ना, उनको हमें याद रखना है। पर्वत चोटियों वाले चैप्टर को मैं इसी के साथ अटैच करके आपको पढ़ा देता हूँ ताकि आपको पर्वत चोटियों से सवाल जो बनते हैं वो एक जगह याद हो जाए। पर्वत चोटियों के सवाल आपसे कैसे पूछे जाते हैं, वो आपको पार्टीशन करके नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि महान हिमालय का हिस्सा है या ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। पर्वत चोटियां आपको कैसे पूछी जाती है? पर्वत चोटियां आपको या तो उनका क्रम पूछा जाएगा, सबसे ऊंची कौन, उसके बाद कौन, ऐसा पूछा जाएगा। या कैसे पूछी जाएगी, या कौन सी चोटी कौन से देश में है, ये सवाल भी, क्योंकि भारत और नेपाल में बहुत सारी पर्वत चोटी है, यहाँ से भी सवाल बन जाता है। भारत में स्थित पर्वत चोटी है या सबसे ऊंची चोटी है, या आपको उत्तर से दक्षिण वाले क्रम में ऐसा करके पूछा जाता है। तो ये हमको थोड़ा सा यहाँ पर प्रमुख पर्वत चोटियों के रूप में देखना है। इसी के साथ पढ़ा रहा हूँ, ये मत समझिए कि सारी की सारी महान हिमालय में, ठीक है। एक दो आपको काराकोरम में मिलेगी, केटू से। मैं आपको यहाँ पर्वत चोटियों को एक साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और कहीं इसको सेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको
महान हिमालय वाले हिस्से में पड़ने का फैसला किया। तो प्रमुख पर्वत चोटी, हेडिंग लगा लीजिए, प्रमुख पर्वत चोटी। पहली माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। ये याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल में। कुछ लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है और ऑप्शन में उसको ए में ही माउंट एवरेस्ट दिख जाए तो वो गलती में, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में माउंट एवरेस्ट पर क्लिक करके आ जाते हैं या फिर गोला भर के आ जाते हैं, गलत हो जाते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल की, हालांकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, पर भारत की पूछ लिया था, माउंट एवरेस्ट नहीं करना है, इतना अपने को अलर्ट रहना है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। कितनी? 8,848 मीटर। अगर कभी आपसे फीट के अंदर पूछ ले तब 29,029 कर देना, ठीक है। 8,848 तो सभी को याद है, पर कभी मान लो सवाल को घुमा कर पूछ दे और ऑप्शन में आपके सामने मीटर वाला मात्रक ना दे करके फीट दे दिया, तब अगर फंस जाओगे। इसलिए 29,029 भी दिमाग में रखिएगा। जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए नाम पड़ा माउंट एवरेस्ट। कोई बड़ी बात याद नहीं रखनी। ऐसे सवाल जो होते हैं ना बच्चों वाले, कौन कहाँ कब कैसे, 5 रुपए की किताब आती है, ये उनके लिए पढ़ने का है। वहां से मिले तो आप पढ़ते रहना। सबसे पहले वहां पर जो पर्वतराई कौन था, ये चीजें आप बाकी का अपने हिसाब से देखते रहेगा। मैं इस कंसेप्चुअल चीजों में ये नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले कौन चढ़ा, बाद में कौन चढ़ा, ये बच्चों वाली चीजें आप अपने स्तर से कभी मिले आपको कहीं पे नॉलेज तो देखते रहना, ठीक है। नेपाल में है, सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई हमने देख ली। अन्य नाम कौन से हैं नेपाल में इसके? हालांकि पूछा नहीं जाएगा अन्य नाम कौन से हैं, पर लिखा देते हैं। सागर माथा, गौरी शंकर, सागर माथा, गौरी शंकर, ये माउंट एवरेस्ट के अन्य नाम है। सागर माथा, गौरी शंकर, ये माउंट एवरेस्ट के अन्य नाम है। एक नाम और है, ये तो नेपाल के अंदर है। सागर माथा, गौरी शंकर नेपाल की साइड में बोलते हैं। चोलोलुगमा नाम इसको तिब्बत में कहते हैं। चोलोलुगमा, ये तिब्बत के लोग माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? चोलोलुगमा। ये हमने माउंट एवरेस्ट की पर्वत जो क्या माउंट एवरेस्ट चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसके बारे में पढ़ा। ऊंचाई याद रखिएगा 8,848 मीटर। इसके बाद K2, गॉडविन ऑस्टिन। K2 दूसरा नाम क्या है इसका? गॉडविन ऑस्टिन। K2 का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। वर्तमान में कहां पर है? पीओके, ठीक है। ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 8,611 मीटर। अभी कहां पर है? पीओके में। तो एक सवाल यहां से ऐसा भी बन सकता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। हालांकि वर्तमान में अभी आज की डेट में ये हिस्सा पीओके के अंदर है। पीओके का मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने अतिक्रमण कर रखा है उस हिस्से में है। तो हालांकि वो गैर कानूनी है, पर मूल रूप से देखा जाए तो वो हिस्सा भारत का ही है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। कितनी ऊंचाई है? 8,611 मीटर, याद रखिएगा। और ये किस श्रेणी का हिस्सा है? काराकोरम श्रेणी का हिस्सा, काराकोरम श्रेणी का हिस्सा। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, याद रखिएगा। वर्तमान पीओके में इस चीज को याद रखिएगा। तो आपसे सवाल पूछे अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और ऑप्शन में कंचनजंगा नहीं है, तब आप निसंदेह रूप से K2 को आंसर करके आएंगे, ठीक है। एक और आएगी, तीसरी लिखा रहा हूं, कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा
सिक्किम कहाँ पर है? सिक्किम की पर्वत चोटी है, मतलब भारत में ही है सिक्किम। ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। वर्तमान में भारत की वास्तविक सबसे ऊंची चोटी, क्यों है? क्योंकि केटू वाला जो हिस्सा है ना वो पीओके के अंदर, अभी उस पर पाकिस्तान का शासन है, पाकिस्तान उसको ले रखा है। तो आज की तारीख में हमारे पास वो नहीं है, हालांकि चीजें गैर कानूनी है, पर हमको वास्तविकता पर भी ध्यान देना है ना। तो वास्तविक रूप से वो भारत का हिस्सा अभी वर्तमान में नहीं है, गैर कानूनी रूप से पाकिस्तान ने उसको हथिया रखा है। किंतु इन रियलिटी बात करें तो आज की तारीख में भारत के हिस्से में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। ऊंचाई कितनी? 8,598। आपको याद रखनी है। इस तरह से हमने कंचनजंगा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। वास्तविक रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये 3 चोटियां आपने ऊंचाई के नाम पे देख ली। देखो 3-4 अगर याद हो जाए ना तब ऊंचाई वाला क्रम आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक और सेक्शन है पर्वत चोटियों का ही है। इसमें सवाल जो पूछा जाएगा वो होगा कि कौन सी चोटी कौन से देश में पाई जाती है, कौन सी चोटी भारत के मतलब किस देश में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना होता है। तो हमें सबसे पहले देखते हैं कि भारत की पर्वत चोटी, भारत की चोटियां कौन सी, भारत के हिस्से में कौन कौन सी पर्वत चोटियां पाई जाती है। मैं एक ट्रिक के हिसाब से आपको 4-5 बता देता हूं, और अगर इतनी वाली याद है तब सवाल गलत नहीं होगा एमसीक्यू का। मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, उस ट्रिक से अगर आप उन चोटियों को याद कर ले तब हमको कोई एमसीक्यू सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ट्रिक से अपने को थोड़ा सा जुगाड़ लग जाता है और बाकी की चोटियों को अलग करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस ट्रिक के हिसाब से अपन देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी पर्वत चोटियां। ट्रिक कैसे बनाते हैं? इसके लिए स्कूल में घंटी लगती है, हम देखते हैं टन टन की आवाज आती है। स्कूल में जब घंटी लगती है छुट्टी के लिए तो टन 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 की आवाज आती है, या मंदिर में जब घंटा बजाते हो आप उसमें भी टन टन की आवाज आती है। तो उसी टन टन की आवाज को पकड़ करके अपने को यहाँ पर एक ट्रिक बनानी है, कन कन। क्या बनानी है? कन कन। कन कन नाम से आपने यहाँ पर ट्रिक बनानी है, कन कन। ऊपर लगा दो केटू, केटू तो वैसे भी याद रहेगा, केटू कन कन। केटू मतलब गोल्डविन ऑस्टिन, दूसरा नाम क्या है? गोल्डविन ऑस्टिन। तो आप क्या याद करोगे? केटू कनकन। कनकन देखो केटू भी पाकिस्तान में है, पीओके में है, तो मूल रूप से हमारा हिस्सा है, तो हम उसको अपना ही हिस्सा मानेंगे, ठीक है। कनकन। इस कैसे बनेगा? कंचनजंगा। इस नए से बनेगा नंगा पर्वत, जो हमने हिमालय का विस्तार पढ़ा था। कामेट, नंदा देवी। सभी चोटियां नहीं आई इस ट्रिक में, 3-4 आई, तो इतनी सी तो याद रखें हम। केटू कनकन ट्रिक से हमें 3-4 चोटियों का काम आसान हो गया। केटू कनकन, ठीक है। केटू का मतलब गोल्डविन ऑस्टिन, इस कैसे कंचनजंगा, नए से नंगा पर्वत, इस कैसे कामेट, और इस नए से नंदा देवी। ये चोटियां हमें इस तरह से मालूम पड़ी। ये चोटियां, पर्वत चोटियां जो है ये भारत के हिस्से में, भारत की पर्वत चोटी। ये ठीक आप उतार लीजिए, लिख लीजिए समूह, भारत की पर्वत चोटियां केटू कनकन। इतना अगर समूह याद है तो मैं गारंटी लेता हूं अगर पर्वत चोटियों को उनके देश के साथ मिलान करने का सवाल आएगा हिमालय के इस वाले हिस्से से, आप गलती नहीं करेंगे। इसके बाद कुछ चोटियां नेपाल के अंदर है, उनसे अब देखो यहीं पे गलती होगी, ठीक है। कुछ तो आएगी नेपाल के हिस्से वाली चोटियां उस समूह में, कुछ आपको इंडिया वाली लिखी होगी, फिर आपको बोलेगा कि बताओ इंडिया वाली कौन सी है या कौन सी नहीं है, इसलिए एक काम करेगी। अब नेपाल वाले हिस्से की चोटियां भी लिख लेते हैं। नेपाल की कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं? पहली सजा सकते, बचपन से याद है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद कौन सी लिखे? अन्नपूर्णा। तीसरी धौलागिरी, और एक और है मकालू। मोटे मोटे तौर पर जो फेमस है और सवालों में परेशान करती है
वो यही, ये 4 का समूह आप नेपाल के साथ याद रखोगे और इंडिया वाला ट्रिक के साथ याद रखोगे, इसलिए ये समूह इनसे अलग हो गया। ये 4 आपको माउंट एवरेस्ट तो वैसे भी याद है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू, इनको आप अलग समूह में बना करके याद कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इन चोटियों का ये समूह देखा, कौन सी नेपाल में है और ये वाली इंडिया में है, इसलिए यहां से जब सवाल आएगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये आपका महान हिमालय का चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद हम देखेंगे लघु हिमालय। महान हिमालय जैसे हमने पढ़ा पिछले उसमें कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है, सचर जोन, हिंज लाइन। ठीक है, उसी प्रकार से महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है, क्या होगा, महान हिमालय और इसका अगला पार्ट कौन सा होगा, लघु हिमालय, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली लाइन कौन सी, ग्रेट बाउंड्री लाइन। क्या कहोगे उसे आप, ग्रेट बाउंड्री लाइन, महान सीमा रेखा आप इसे कहोगे, ग्रेट बाउंड्री लाइन। ये महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली लाइन मानी जाती है, महान बाउंड्री लाइन, या दूसरा नाम इसके लिए आप यूज कर सकते हैं महान भ्रंश रेखा। नेपाल की चोटियां देखी हमने, इंडिया की देखी और अंत में हमने देखा ग्रेट बाउंड्री लाइन, या आप दूसरा नाम क्या करोगे इसके लिए, महान भ्रंश रेखा, फॉल्ट लाइन भी कहते हैं इसको, महान ग्रेट फॉल्ट लाइन या ग्रेट बाउंड्री लाइन। आप हिंदी में कैसे याद रखोगे, महान भ्रंश रेखा। इस प्रकार से हमने हिमालय के वर्गीकरण में 2 पार्ट किए, पहला ट्रांस हिमालय और दूसरा महान हिमालय। बाकी के पार्ट हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं हम, 1-1 घंटे के वीडियो हमसे अभी तक नहीं अपलोड हो पाएंगे, तो कुछ दिन तक आप छोटे छोटे वीडियो को आराम से पढ़िए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, और जहां भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। प्रयास करेंगे कि हम सभी कमेंट्स का, जिसकी भी जो जेन्युइन दिक्कत होगी, सवाल होंगे, उनका हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।